हाँ तो स्टूडेंट्स, इसके पहले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था खगोलीय दूरबीन को अनंत के लिए फोकसित करना। यानी उसमें हम लोगों ने ये व्यंजक प्राप्त किया था कि किसी खगोलीय दूरबीन से किसी आकाशीय पिंड जैसे चंद्रमा या किसी ग्रह, सूर्य, नक्षत्र या तारों को जब देखा जा रहा हो तो उसे दो स्थितियों के लिए फोकसित किया जा सकता है। एक तो स्थिति ऐसी हुई कि अनंत पर जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब अनंत पर ही देखा जाए, जैसे कि एपिसोड नंबर 32 में हम लोगों ने देखा था एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप टू फोकस फॉर इन्फिनिटी। तो खगोलीय दूरबीन अनंत के लिए फोकसित करना और उसका आवर्धन क्षमता हम लोगों ने प्राप्त किया था -FO/FE, और उसके नली की लंबाई हम लोगों ने प्राप्त की थी जो है FO+FE। इस एपिसोड में हम लोग ये देखेंगे कि खगोलीय दूरबीन को जब स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी के लिए फोकसित किया जाता है तो उसका आवर्धन किस प्रकार से सामान्य समायोजन की अपेक्षा बदल जाता है। नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब अनंत के लिए फोकसित करना, यानी सामान्य समायोजित जब कर रहे थे यानी अनंत के लिए फोकसित कर रहे थे तो उसका आवर्धन क्षमता क्या था, और अब जब स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी के लिए फोकसित कर रहे हैं तो अब आवर्धन क्षमता क्या होगा। तो इस परिस्थिति में अब सामान्य समायोजन हम लोग किसको कहते हैं? सामान्य समायोजन तो अनंत पर प्रतिबिंब बन रहा है तब के लिए, तो उसको तो हम लोग अनंत के लिए फोकसित करना भी कहते हैं। तो फिर अनंत के लिए जब प्रतिबिंब को फोकसित किया जाता है तो उसे सामान्य समायोजन यानी नॉर्मल एडजस्टमेंट क्यों कहा जाता है? ये इसलिए कहा जाता है कि अनंत पर जो प्रतिबिंब दूरबीन के द्वारा बनता है, वस्तु की अपेक्षा बड़ा प्रतिबिंब जो दूरबीन पर जो है बनता है, तो वो जो होता है देखने में थोड़ा इजी फील होगा। जो अनंत पर प्रतिबिंब होगा या वस्तु होगा उसको देखने में आप सहज महसूस करते हैं, इसीलिए उसको नॉर्मल एडजस्टमेंट कहते हैं। और 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाइएगा, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी के लिए 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाइएगा तो क्या होगा बताओ? तब तो लगेगा कि कोई वस्तु आपके बॉडी पर एकदम चढ़ा हुआ है। अगर अचानक दूरबीन उठा के एक पेड़ को देखते हैं, उसका एक पत्ता भी लगेगा कि हिमालय पहाड़ है आपके देह पर गिर गया, तो ऐसे उसमें आप क्या होगा कि आप थोड़ा जो है असहज महसूस करते हैं वैसे प्रतिबिंब को देखने में, यू फील अनईजी। तो अब हम लोग लेकिन उसको हम लोग देखेंगे। अब क्यों ऐसे करके देखेंगे? क्योंकि मान लीजिए कि वी हैव टू सी मोर क्लियर इमेज, हम लोगों को थोड़ा ज़्यादा प्रतिबिंब स्पष्ट देखना है, थोड़ा और करीब से देखना है, थोड़ा और करीब से देखना है, मतलब उसका रिजोल्व करना है उसको, तो उसके लिए हमको आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि प्रतिबिंब जितना करीब होगा उसके द्वारा नेत्र पर बनने वाले दर्शन कोण का मान उतना ही अधिक होगा, और दर्शन कोण बढ़ने से वो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो बड़ा दिखाई देगा। तो इसके लिए सबसे पहले फर्स्ट लेंस तो वही करेगा जो कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो बड़े द्वारक का एक उत्तल लेंस होता है। बड़े द्वारक का क्यों होता है? क्योंकि यह अनंत से आने वाली अधिक से अधिक किरणें होकर इससे गुजरे, ताकि अधिक से अधिक ब्राइटनेस वाला, अधिक से अधिक चमकीला जो है स्पष्ट प्रतिबिंब यह बना सके। ठीक है, तो ये क्या करता है? तो ये काम यही करता है कि अनंत पर जो स्थित वस्तु है, अनंत पर जो स्थित वस्तु है उसका प्रतिबिंब अपने फोकस तल पर बना देता है। अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अपने फोकस तल पर बना देता है। तो इसके लिए वस्तु दूरी क्या हुई? UO =−∞, यानी वस्तु अनंत पर है और यहाँ उसका प्रतिबिंब बन गया। तो इसके लिए यहाँ से यहाँ क्या हुआ? VO प्रतिबिंब दूरी। तो किसी वस्तु के द्वारा जो है, किसी लेंस के द्वारा, उत्तल लेंस के द्वारा या उत्तल लेंस के द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो इसके फोकस पर बनता है, यानी यही इसका फोकस है ऑब्जेक्टिव का। ये जो ऑब्जेक्टिव है अभिदृश्यक यानी वस्तु की ओर वाला लेंस, उसका ये क्या है? फोकस है।
तो यहाँ से यहाँ क्या हुआ, इसका फोकल लेंथ हो गया FO। अब चूंकि क्या करना है, अब इस इमेज को स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर बनाना है, तो अब एक और इसके समाक्षीय उत्तल लेंस को लिया जाएगा जिसका द्वारक इससे छोटा होगा, इस लेंस से छोटा होगा। अब ज़्यादा बड़ा होगा तो फिर यहाँ आँख आपका छोटा है तो इसका ट्यूब बड़ा होगा, तो अधिकांश किरणें तो बाहर निकल जाएंगी, तो आप उसको साफ देख नहीं पाएंगे, इसलिए ये लेंस जो होगा वो छोटा होगा। ठीक है, तो अब देखो ऑब्जेक्टिव में प्रायः ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि खगोलीय दूरबीन में अभिदृश्यक का द्वारक नेत्रिका की अपेक्षा डैश होता है, अभिदृश्यक का द्वारक नेत्रिका की अपेक्षा बड़ा होता है। ठीक है, फोकस एपरेचर ऑफ आईपीस इज स्मॉलर देन एपरेचर ऑफ ऑब्जेक्टिव इन द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो ये अब जो अब इमेज बना AB, तो ये जो AB इमेज बना वो क्या हुआ उसने इसके लिए यानी आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम किया। किसका काम किया, नेत्रिका के लिए ऑब्जेक्ट का काम किया, और ऑब्जेक्ट का काम किया और इसको ऐसे सेटल किया गया कि ये जो है ऑब्जेक्ट AB ये इसके फोकस के अंदर पड़े, यानी इसका फोकस कहीं इधर है FE, तो उसके अंदर पड़ेगा तो क्या होगा, तो बस ये सरल सूक्ष्मदर्शी, तो ये यहाँ मान लीजिए कि यहाँ आकर के यहाँ मिलता है। ठीक है, ये इसको ऐसे बाहर निकाल दिए और यहाँ ये कहाँ पे कटा, तो अब इसके लिए वस्तु का काम ये कर रहा है, तो इसके लिए हो जाएगा UE आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये इमेज हो गया A', तो ये VE जो हो गया वो किसके बराबर हो गया, तो ये D, आगे हम लोग माइनस या प्लस देखेंगे, तो V = D के बराबर हो गया। यानी इसने प्रतिबिंब बना दिया अंतिम स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर। ठीक है, अब मान लिए कि वस्तु के द्वारा नेत्रिका पर बना कोण क्या हुआ, तो अल्फा, तो ये भी अल्फा, और प्रतिबिंब के द्वारा बना कोण तो बीटा, तो ये जो कोण होगा बीटा के सामने AB या बड़ा वाला ट्रायंगल, तो इसका वैल्यू है तो बच्चों यहाँ पर ये जो इमेज है, इसका जो इमेज है ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और ये जो है ये बनाएगा लास्ट इमेज कहाँ पर, तो स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर। ठीक है, तो इतनी, अब ये तो आप समझ लिए, अब इसी का आप लॉन्गेज लिख देते हैं क्या, तो माना कोई एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप दो समाक्षीय उत्तल लेंसों यानी कोएक्सियल कन्वेक्स लेंसेज के संयोग से बना है। ठीक है, और क्या ऐड कर सकते हैं, जिनकी फोकस दूरियां क्रमशः F1 एवं F2 हैं, F1 एवं F2 हैं। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं कि ये अभिदृश्यक क्या कर रहा है, बोलिए, तो अभिदृश्यक
अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना रहा है? तो अपने फोकस पर बनाता है, फोकस पर बनाता है, जो नेत्रिका के लिए क्या कर सकता है? तो नेत्रिका के लिए वस्तु का काम करता है, वस्तु का काम करता है। अब नेत्रिका को इस प्रकार समंजित किया जाता है कि क्या लिखेंगे कि अब नेत्रिका को इस प्रकार समंजित किया जाता है कि यह प्रतिबिंब इसके लिए, किसके लिए? नेत्रिका के लिए, इसके लिए वस्तु का काम करे तथा इसके फोकस के अंदर पड़े, तथा इसके फोकस के अंदर पड़े, तभी तो बनाएगा, उधर ही इमेज अंदर पड़े। तो ये लैंग्वेज लिख देंगे, ठीक है। इसका अपने से भी लिख सकते हैं। अब जो ये आप देख रहे हैं, अब इसमें आप एंगुलर जो हम बताए हुए हैं आपको डेफिनेशन किसका, एंगुलर मैग्निफिकेशन का, बहुत छोटा छोटा डेफिनेशन है। अब जहाँ न्यूमेरिकल होगा थोड़ा हम लोग वहाँ पे विस्तार करके देख सकते हैं कि कैसे क्या चेंज हो रहा है। चलिए, तो यहाँ पे अब उसके बाद लिख सकते हैं क्या, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ एंगुलर मैग्निफिकेशन है, यानी एंगुलर मैग्निफिकेशन यानी कोणीय आवर्धन की परिभाषा से। तो कोणीय आवर्धन क्या होता है जी? कोणीय आवर्धन की परिभाषा से तो प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना कोण एवं वस्तु द्वारा नेत्र पर बना कोण। तो ये भले अभिदृश्यक और नेत्रिका पे बनता है, लेकिन उसे नेत्र पे ही माना जाएगा, क्योंकि वस्तु और प्रतिबिंब की दूरियों की अपेक्षा जो ये लेंसों के बीच की दूरी है वो मायने नहीं रखता। जैसे कि यहाँ से जो चंद्रमा की दूरी आपका जो है, आप चंद्रमा की ओर 1-8 किलोमीटर चलेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप उसके ओर बढ़ने लगेंगे, या सूर्य जो है उगा हुआ है पूरब दिशा में, ऐसा नहीं है कि आप 10 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे तो वो सूर्य आपको बड़ा दिखने लगेगा और दर्शन कोण आपके नेत्र पर बढ़ने लगेगा। इसीलिए जो अब एंगल जो बन रहा है वस्तु के द्वारा ऑब्जेक्टिव पर या प्रतिबिंब के द्वारा आईपीस पर, वो आई पर ही माना जा सकता है। तो इसलिए बीटा बाई अल्फा, और ये अनंत की बात है। अब सूर्य का प्रतिबिंब आप देख रहे हैं तो सूर्य उतना बड़ा दिखेगा नहीं आपको जितना बड़ा है। अब आपको खूब बड़ा दिखेगा तो पृथ्वी से कई हजार गुना बड़ा है, तो उसके बाद क्या है बताइए? तो उसको आप देख पाएंगे? उतना बड़ा नहीं देख पाएंगे। तो जो है वो एंगल छोटा ही बनता है। तो बीटा और अल्फा क्या होते हैं? छोटे होते हैं, यानी ये किरणें लगभग पैरेलल होती हैं। तो उपाक्षीय किरणों के लिए अनंत से आने वाली किरणें क्या होती हैं? उपाक्षीय होती हैं, यानी अक्ष से ग्रेजिंग करते हुए आती है। क्या? तो बीटा एवं अल्फा काफ़ी छोटे होंगे, ठीक है। तो उसके लिए बीटा और अल्फा छोटे होंगे, तो इसके पहले एपिसोड में क्या मान लेंगे? tan बीटा और ये tan अल्फा। तो m इक्वल टू, अब आप चाहें तो ये बीटा का वैल्यू ट्रायंगल ए बी ई में निकाल सकते हैं, या a डैश बी डैश ई में। अगर a डैश बी डैश ई में निकालेंगे तो फिर इसमें अल्फा वाले से इसको आगे काटने में, इक्वेशन को छोटा बनाने में फिर परेशानी होगी। फिर इसको समरूप लेना होगा, फिर इसका और इसका जो है वैल्यू निकाल करके इक्वल करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि आप डायरेक्ट इसका ही वैल्यू ले सकते हैं। तो tan बीटा p बाई बी थीटा का काम कर रहा है बीटा, तो यहाँ p हो गया परपेंडिकुलर 90 हाइपोटेनस,
और ये हो गया बेस। तो tan बीटा क्या हो गया, तो P बाई बी यानी AB बाई EB क्या हो गया बच्चों, तो AB बाई EB। तो थीटा का काम कर रहा है बीटा, थीटा के सामने P AB, और ये क्या हुआ 90 डिग्री के सामने H, और ये हो गया B यानी BE। तो P बाई बी तो EB, और tan अल्फा जो है इसमें लेते हैं, इसके सामने P यहीं पड़ गया AB, और B क्या हो गया इसके सामने, तो 90 के सामने तो ये H था, B ये बच गया, तो B हो गया OB। तो ये हो जाएगा OB, ये हो गया OB। तो अब यहाँ AB से AB कैंसिल होकर तुरंत इक्वेशन क्या हो गया, छोटा हो गया। अब ये OB बाई EB, अब OB के कितना वैल्यू बताओ, तो OB के वैल्यू OB VO FO है कितना हुआ बोलो, तो OB यानी VO रखो या FO रखो, तो VO कांस्टेंट नहीं दिख पड़ता है, क्योंकि वस्तु की स्थिति जैसे जैसे बदलती है वैसे वैसे प्रतिबिंब की स्थिति बदलती है, लेकिन फोकस दूरी नहीं बदलती है। फोकस दूरी का वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी से लेना कोई लेना देना नहीं है। तो वैल्यू को कांस्टेंट के रूप में ही पता करना चाहिए, ताकि वो समय के साथ वेरिएशन में नहीं रहे। तो उसके लिए क्या कर देंगे, तो इसका वैल्यू VO का क्या कर देंगे, तो FO ले लेंगे। और EB क्या है, तो EB क्या है, तो EB जो है वो B है यानी UE है, UE क्या है बाएं है, तो माइनस UE हो गया। तो यहाँ क्या हो गया, M इक्वल टू माइनस FO इंटू 1 बाई UE ऐसे लिख सकते हैं, और इसको हम लोगों ने मान लिया इक्वेशन 1। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि 1 बाई UE क्यों छटा गया यहाँ पे, इसलिए कि स्पेशल हम लोग अब आई पीस में 1 बाई UE का वैल्यू रखने वाले हैं, और UE का वैल्यू कांस्टेंट के रूप में पता करने वाले हैं। तो कांस्टेंट UE यानी आई पीस में क्या कांस्टेंट है, तो एक तो इमेज डिस्टेंस EB डैश, ये आप कहाँ दिख रहे हैं, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर, एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन यानी 25 सेंटीमीटर पर। तो ये कांस्टेंट है, इसका फोकल लेंथ कांस्टेंट है। चेंजिंग क्या हो रहा है, तो वस्तु दूरी। तो नाउ इन आई पीस, तो आई पीस में 1 बाई V माइनस 1 बाई U 1 बाई F, उसमें क्या कर दिए E। VE क्या हुआ, VE बाएं है तो माइनस D माइनस 1 बाई UE, UE क्या है UE बाएं है तो क्या होगा माइनस UE, और 1 बाई FE तो फोकल लेंथ तो उत्तल लेंस का हमेशा पॉजिटिव ही होता है, तो माइनस 1 बाई D और माइनस माइनस प्लस 1 बाई UE इक्वल टू 1 बाई FE। किसका वैल्यू पता करना है, 1 बाई UE का, तो 1 बाई UE को रोकेंगे तो 1 बाई D इधर आएगा, 1 बाई D प्लस 1 बाई FE। अब यहाँ 1 बाई UE इक्वल टू, अब ये इधर आ जाएगा FE प्लस, और ये D हो जाएगा, और ये दोनों मल्टीप्लाई होके हो जाएगा DFE। अब 1 बाई UE इक्वल टू, अब इसी को इस दोनों में भाग कर दिए, FE बाई DFE, और फिर D बाई DFE। ठीक है क्या, तो ये आपका FE और ये D और ये DFE, और ये अब ये दोनों से अपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक तो बच गया 1 बाई D 1 बाई UE इक्वल टू, और ये D, तो फिर तो यही इक्वेशन आ गया। तो इसको अभी वहाँ पे लेकर के आओ, 1 बाई UE को अब आप ऐसे लिख सकते हो, 1 बाई UE लिख सकते हो, आगे थोड़ा D लिख दिए सजा के, 1 बाई DFE बाई DFE। ठीक है। अब यहाँ पे इसका वैल्यू रख देंगे, तो इसका वैल्यू रख देंगे तो M इक्वल टू माइनस FO, और 1 बाई UE का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा D
प्लस एफ ई बाई डी एफ ई। तो m इजकल टू माइनस एफ ओ बाई एफ ई को यहाँ कॉमन कर लेंगे तो ये क्या बच जाएगा, दिख रहा है ना, ठीक है, d प्लस एफ ई बाई डी, क्योंकि f तो कॉमन हो गया। चलो यहाँ से बता देते हैं क्या हुआ। m बराबर माइनस एफ ओ इंटू 1/UE, तो 1/UE का वैल्यू क्या हो जाएगा, d प्लस एफ ई बाई डी एफ ई। तो यहाँ पे m इजकल टू माइनस एफ ओ बाई और ये एफ ई यहाँ से बाहर निकाल देंगे तो ये हो जाएगा d प्लस एफ ई बाई, या वैसे भी रहने देंगे तो क्या दिक्कत है, वही इक्वेशन है। तो d प्लस एफ ई और बाई यहाँ बच गया अब d, क्योंकि एफ ई तो बाहर निकल गया, और एफ ई एफ ओ बाई एफ ई के रूप में इसलिए लिख दिए क्योंकि इसके पहले वाला का क्या था, जब अनंत के लिए फोकसित कर रहे थे तो माइनस एफ ओ बाई एफ ई। अब यहाँ अलग अलग इसको बांट देंगे, d बाई डी प्लस एफ ई बाई डी, तो क्या हो गया, m इजकल टू माइनस एफ ओ बाई एफ ई और d से d कैंसिल होगा, 1 प्लस एफ ई बाई डी। तो ये एक इक्वेशन हो गया ये मैग्निफिकेशन का, ठीक है क्या, तो m इजकल टू माइनस एफ ओ बाई एफ ई इंटू 1 प्लस एफ ई बाई डी, यानी इसका आवर्धन इतना होगा। और इसका अगर लेंथ ऑफ ट्यूब कहें, नली की लंबाई, तो कितनी होगी, O से E तक, और O से E कहाँ से कहाँ, तो O से B प्लस B से E, यानी OB प्लस BE, और OB क्या है, तो OB FO है, और BE क्या है, तो BE है UE, इजकल टू FO प्लस UE। UE कहाँ है, UE तो यहाँ पर है 1/UE, यानी 1/UE इजकल टू d प्लस एफ ई बाई डी एफ ई, तो UE को उलट देंगे, डी एफ ई बाई डी प्लस एफ ई, डी एफ ई बाई डी प्लस एफ ई। ये हो गया लेंथ ऑफ ट्यूब। कब, जब आप अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी के लिए फोकसित करते हैं। ठीक है बच्चों, तो फिर हम लोग देखेंगे अगले एपिसोड में कुछ अलग एक्सप्रेशन।